मेरे पास एक जादुई कलश है। इसमें चाहे जो भी चीज डालो, उसमें या तो बड़ा बदलाव आ जाता है या उसकी संख्या बढ़ जाती है। एक लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन कलश में डालने पर 10 हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन बन गए। एक येलो रैंक स्पिरिट फ्रूट डालने पर वह हेवन रैंक स्पिरिट फ्रूट बन गया। एक थर्ड रैंक बीस्ट को कलश में डालने पर वह नाइन्थ रैंक डिवाइन बीस्ट बन गया। लेकिन फिर भी मैं संतुष्ट नहीं था। अचानक मेरे मन में एक साहसी विचार आया, अगर मैं खुद इस सृजन कलश में कूद जाऊं तो क्या मेरी कल्टीवेशन टैलेंट पूरी तरह बदल जाएगी? इस समय मैं केवल क्यूई रिफाइनिंग के दूसरे स्तर पर था। मुझे सबसे साधारण स्किल भी नहीं आती थी। हाई रैंक बीस्ट तो दूर, अगर किसी फर्स्ट रैंक छोटे बीस्ट से भी सामना हो जाए तो मुझे जान बचाकर भागना पड़ता। सुरक्षा के लिए मैंने पहले चींटी और इल्ली पर प्रयोग करने का फैसला किया। मैंने एक काली चींटी को कलश में फेंका। कलश थोड़ा गर्म हुआ और उसमें से लाल रोशनी चमकी। चींटी का शरीर अचानक 10 गुना बड़ा हो गया। उसका पूरा शरीर चमकीले लाल रंग का हो गया और उसकी सतह पर आग जैसे निशान उभर आए। कलश की दीवार पर सुनहरे अक्षर दिखाई दिए, अग्नि चींटी, फर्स्ट रैंक कीट, अग्नि शक्ति से युक्त, काटने पर जलती हुई गर्मी छोड़ती है। मैंने एक टहनी से उसे छुआ। उसने तुरंत टहनी को काट लिया और पूरी टहनी में आग लग गई। कुछ ही पलों में वह राख बन गई। मैं चौंक गया। मुझे छोटी कुल्हाड़ी से 2 वार करने पड़े, तब जाकर उस बदली हुई चींटी को मार पाया। इसके बाद मैंने एक हरी इल्ली को कलश में फेंका। इस बार कलश से हल्की बैंगनी रोशनी निकली। इल्ली का आकार कई गुना बढ़ गया। उसका हरा रंग गायब होकर गहरा बैंगनी हो गया। उसके शरीर से चिपचिपा जहर निकलने लगा, जिसे देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। कलश की दीवार पर फिर जानकारी उभरी, बैंगनी विष कीट, फर्स्ट रैंक विषैला कीट, शरीर में घातक जहर मौजूद, शुरुआती साधकों के लिए भी बेहद खतरनाक। मैंने उसे एक टहनी से बाहर निकाला और पैर से कुचल दिया। उसका जहर जमीन पर गिरा तो वहां एक छोटा सा काला गड्ढा बन गया। अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि अगर कोई इंसान इस कलश में प्रवेश करे तो उसकी क्षमता में भी जबरदस्त उछाल आएगा। लेकिन मेरे मन में अभी भी एक चिंता थी, क्या कलश मेरी स्पिरिट रूट की क्वालिटी बढ़ाएगा या फिर मुझे किसी भयानक राक्षस में बदल देगा? फिर मैंने सोचा, मैं तो वैसे भी लो ग्रेड स्पिरिट रूट वाला इंसान हूं। मेरी कल्टीवेशन की रफ्तार कछुए से भी धीमी है। अगर राक्षस भी बन गया तो भी सारी जिंदगी बेकार इंसान बने रहने से बेहतर होगा। मैंने गहरी सांस ली, मन की घबराहट दबाई और सीधे सृजन कलश में कूद पड़ा। जैसे ही मैं कलश के अंदर पहुंचाई, एक गर्म और शक्तिशाली ऊर्जा मेरे पूरे शरीर में फैल गई। मेरे शरीर से हल्की सुनहरी रोशनी निकलने लगी। हड्डियों से लगातार चटकने की आवाज आने लगी और मेरा शरीर आंखों के सामने बदलने लगा। कलश की दीवार पर जानकारी लगातार बदल रही थी। स्पिरिट रूट, शुद्धिकरण, शरीर को मजबूत बनाना, और आखिर में 4 बड़े सुनहरे अक्षर दिखाई दिए, स्वर्गीय प्रभुत्वशाली शरीर। अचानक मेरे शरीर से तेज सुनहरी रोशनी फूट पड़ी और सीधे छत तक जा पहुंची। पूरी लकड़ी की झोपड़ी उस रोशनी से जगमगा उठी। बुरा हो गया, यह हलचल बहुत बड़ी थी। अगर संप्रदाय के लोगों ने यह दृश्य देख लिया तो कलश का रहस्य जरूर उजागर हो जाएगा। पूरी ताकत लगाकर कलश से बाहर छलांग लगाई, फिर उंगली हिलाकर कलश को छोटा किया और उसे अपने शरीर में समा लिया। उसके बाद मैं जल्दी से झोपड़ी से बाहर निकला, छत पर चढ़ा और रात के अंधेरे में चारों तरफ देखने लगा। चारों ओर सन्नाटा था, कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। तब जाकर मैंने राहत की सांस ली। स्वर्गीय प्रभुत्वशाली शरीर, यह संत शरीर से बस एक स्तर नीचे की सर्वोच्च काया थी। अगर मैं बीच में कलश से बाहर न निकलता तो शायद सीधे संत शरीर में बदल जाता। मुझे पहले के प्रयोग याद आए, चाहे स्पिरिट स्टोन हो, स्पिरिट फ्रूट हो या फिर चींटियां और इल्ली। कलश में जाने के बाद उनकी शक्ति लगभग 10 गुना बढ़ जाती थी। मैंने सोचा था कि अधिकतम मुझे हाई ग्रेड स्पिरिट रूट मिल जाएगी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं सीधे स्वर्गीय प्रभुत्वशाली शरीर प्राप्त कर लूंगा, और वह भी संत शरीर से केवल 1 कदम दूर। मैंने जल्दी ही खुद को शांत किया। बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली दिखना हमेशा खतरे को बुलाता है। अगर मेरी यह काया उजागर हो गई तो दूसरे शिष्य मुझसे ईर्ष्या करेंगे और कलश का रहस्य भी छिपाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए फिलहाल कम प्रोफाइल में रहना ही सबसे समझदारी थी। मैं वापस झोपड़ी में गया, कुछ स्पिरिट फ्रूट खाए और साधना शुरू कर दी। सिर्फ 2 घंटे बाद ही मेरे शरीर की ऊर्जा काफी बढ़ गई। मैं क्यूई रिफाइनिंग के दूसरे स्तर के अंतिम चरण तक पहुंच चुका था। अगर यही गति रही तो
अगले दिन मैं तीसरे स्तर में प्रवेश कर सकता था। अगली शाम मैं अंधेरा होने पर फलों के बाग की ओर गया। मेरा इरादा कुछ स्पिरिट फ्रूट तोड़कर साधना में इस्तेमाल करने का था, लेकिन जैसे ही मैं बाग के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, मेरा चेहरा बदल गया। हालांकि बाहर से मैंने सम्मानजनक व्यवहार बनाए रखा। भाई श्योंग, आप लोग बाग का निरीक्षण करने आए हैं क्या? निरीक्षण मेरे पैर का? श्योंग बा हंसते हुए बोला, भूख लगी है, कुछ स्पिरिट फ्रूट खाने आए हैं। मैंने गुस्सा दबाते हुए मुस्कुराकर कहा, भाई श्योंग, रात के खाने के बाद संप्रदाय ने येलो रैंक स्पिरिट फ्रूट दिए थे। ज्यादा खाने से ऊर्जा जमा हो जाती है, जो साधना के लिए अच्छी नहीं होती। बकवास बंद कर, श्योंगबा ने गुस्से से कहा। जल्दी से कुछ दर्जन मिड ग्रेड स्पिरिट फ्रूट तोड़कर ला। अगर लो ग्रेड फल तोड़े तो तेरी टांगें तोड़ दूंगा। इतना कहकर उसने मेरे चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। वह पहले ही क्यूई रिफाइनिंग के तीसरे स्तर पर था। उसका थप्पड़ इतना भारी था कि मैं लड़खड़ाकर गिर पड़ा। मेरे होंठ के कोने से तुरंत खून निकल आया। मेरे अंदर गुस्से की आग भड़क उठी। मेरा मन कर रहा था कि उसी समय उस पर टूट पड़ूं, लेकिन मैं जानता था कि श्योंग बा तीसरे स्तर पर था और उसके साथ के लोग भी दूसरे स्तर के साधक थे। मेरे पास जीतने का कोई मौका नहीं था। मैं केवल अपमान सह सकता था। मैंने होंठ से खून पोंछा और धीमी आवाज में कहा, भाई श्योंग, मेरी गलती थी, मैं अभी फल लेकर आता हूं। श्योंगबा ने ठंडी हंसी हंसी और मेरे पीछे जोर से लात मारते हुए बोला, जल्दी कर, ज्यादा समय बर्बाद मत कर। अगर हमें इंतजार करवाया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैं पीठ के दर्द को सहते हुए धीरे धीरे खड़ा हुआ। मेरे दिल में उसके लिए बेहद गहरी नफरत पैदा हो चुकी थी। साधना की दुनिया सचमुच कमजोरों को कुचलने वाली जगह थी। यहां ताकत न हो तो इंसान केवल दूसरों के अत्याचार सह सकता था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि संप्रदाय के बाहर की दुनिया कितनी क्रूर होगी। आज का यह अपमान मैं कभी नहीं भूलूंगा। एक दिन इसका बदला 10 गुना 100 गुना लौटाऊंगा। मैं जल्दी से बाग के अंदर गया और लगभग 40-50 मिड ग्रेड स्पिरिट फ्रूट तोड़कर एक थैले में भर दिए। श्योंगबा ने थैला लेकर उसका वजन जांचा और संतुष्ट होकर मुस्कुराया। अच्छा है, समझदार बन गया है। फिर उसने अपने साथियों से कहा, चलो भाइयों, कुछ दिनों बाद फिर आएंगे। मैं वहीं खड़ा रहा और उन्हें रात के अंधेरे में दूर जाते देखता रहा। मेरी आंखों में ठंडी हत्या की इच्छा चमक रही थी। झोपड़ी में लौटने के बाद मैंने और देर नहीं की। मैं तुरंत बैठ गया और पूरी ताकत से साधना शुरू कर दी। 1 घंटे बाद मेरे शरीर की ऊर्जा फट पड़ी। मैं सफलतापूर्वक क्यूई रिफाइनिंग के तीसरे स्तर पर पहुंच गया। अगर यही रफ्तार रही तो 2 महीने के अंदर तय क्यूई रिफाइनिंग की छोटी तक पहुंच सकता था। श्योंगबा, इंतजार कर, जब मैं 5वें स्तर पर पहुंच जाऊंगा तब आज का पूरा हिसाब चुकाऊंगा। लेकिन फिलहाल मेरे सामने एक और जरूरी काम था। अब मैं तीसरे स्तर पर पहुंच चुका था। संप्रदाय के नियमों के अनुसार मैं अब प्रबंधन अधिकारी से लो लेवल स्किल्स प्राप्त कर सकता था। केवल साधना स्तर बढ़ा लेना काफी नहीं था। बिना स्किल्स के मैं अपनी पूरी ताकत नहीं दिखा सकता था। इसके अलावा मुझे यह भी पता चला था कि हर महीने की 15 तारीख को बाहरी शिष्य बनने की परीक्षा आयोजित होती है। उसमें सफल होने के लिए 3 में से किसी एक शर्त को पूरा करना होता था। पहली, हाई ग्रेड स्पिरिट रूट होना। ऐसी स्थिति में साधना स्तर की भी जरूरत नहीं पड़ती। दूसरी, क्यूई रिफाइनिंग के तीसरे स्तर या उससे ऊपर पहुंचना और उम्र 25 साल से कम होना। तीसरी, अल्केमी, हथियार निर्माण, फॉर्मेशन या अन्य विशेष क्षेत्रों में असाधारण प्रतिभा होना। अब मैं दूसरी शर्त पूरी कर चुका था। अगले महीने की 15 तारीख को मैं परीक्षा में जरूर भाग लेने वाला था। अगली सुबह मैं हमेशा की तरह बाग में घास साफ कर रहा था और खाद डाल रहा था। साथ ही यह भी सोच रहा था कि श्योंगबा से बदला कैसे लिया जाए। उसके साथ हमेशा कई साथी रहते थे। उसकी ताकत भी मुझसे ज्यादा थी। अगर मैं सीधे हमला करता तो बदला लेने की जगह खुद मुसीबत में फंस जाता। संप्रदाय मुझे साथी शिष्य की हत्या के अपराध में सजा दे देता। मुझे ऐसा तरीका चाहिए था जिससे किसी को कुछ पता भी न चले और श्योंगबा खत्म भी हो जाए। उसी समय मेरी नजर एक इल्ली पर पड़ी जो पेड़ के नीचे रेंग रही थी। अचानक मुझे अपने पुराने प्रयोग याद आ गए। मेरे दिमाग में तुरंत एक विचार आया। मैं सृजन कलश से किसी जहरीले कीड़े को शक्तिशाली बना सकता था, लेकिन समस्या यह थी कि वह मेरे आदेश कैसे मानेगा। संप्रदाय के बुजुर्गों के पास अपने अपने पालतू बीस्ट थे। उन्हें नियंत्रित करने के कई तरीके थे, जैसे मानसिक अनुबंध, बलपूर्वक वश में करना, विशेष खजानों की मदद लेना या खास तकनीकों का उपयोग करना। लेकिन एक तरीका सबसे सीधा था, खून से स्वामित्व स्थापित करना। ठीक वैसे ही जैसे किसी खजाने को खून की एक बूंद देकर अपना बनाया जाता है। अगर मैं पहले किसी जीव पर अपना